एवरीवन, वेलकम टू परचम क्लासेस। आई एम भूमिका प्रजापति। सो हमारी एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है। ठीक है, इस एमसीक्यू सीरीज़ में हमारा आज का जो लेक्चर है वो बुद्धिज़्म पे बेस्ड है। ठीक है, बुद्धिज़्म से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपकी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। सो हमारा आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड लॉर्ड बुद्ध ब्रीथ हिज लास्ट? ठीक है, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी? राइट, तो भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस जो है वो कुशीनगर में ली थी। राइट, और ये जो उनके इवेंट है, ठीक है, जहाँ पर उनकी डेथ हो रही है, उस इवेंट को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। राइट, तो यहाँ पे दो चीज़ें आप लोग याद रखना कि भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कुशीनगर में ली थी, और दूसरा ये जो इवेंट है जहाँ पर उनकी डेथ होती है, उस इवेंट को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर गौतम बुद्ध अटेन एनलाइटनमेंट? ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर हुई थी। राइट, गौतम बुद्ध जो है उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करी थी, एंड ये तपस्या जो है उन्होंने निरंजना नदी के तट पर बैठकर करी थी। ठीक है, और उस दिन जो है वैशाख पूर्णिमा था। राइट, तो उस दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राइट, तो क्वेश्चन पूछा गया कि ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, या किस नदी के तट पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा निरंजना। अगर ट्री के बारे में पूछा जाता है तो वो है पीपल ट्री। ठीक है, जिसे आज जो है बोधि ट्री के नाम से जाना जाता है उस पेड़ को। ठीक है, और कौन सा दिन था? तो वैशाख पूर्णिमा थी उस दिन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा निरंजना। इसके अलावा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि वैशाख पूर्णिमा थी पहली चीज़ उस दिन। राइट, दूसरी कौन से पेड़ के नीचे उन्होंने बैठकर तपस्या करी थी? तो वो है पीपल का पेड़। ठीक है, पीपल ट्री। और उस पेड़ को आज की तारीख में क्या कहा जाता है? तो उसे बोधि ट्री के नाम से जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। वेयर हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैच्यू ऑफ बुद्ध हैज बीन इंस्टॉल्ड? ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की अखंड मूर्ति कहाँ पर स्थापित की गई है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बामियान। ठीक है, बामियान नाम की एक प्लेस है जो कि अफगानिस्तान में। ठीक है, वहाँ पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी मोनोलिथिक स्टैच्यू जो है बुद्धा की इंस्टॉल की गई है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना, और ये याद रखना कि बामियान है कहाँ पर? तो ये अफगानिस्तान में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेक्रेड बुक ऑफ बुद्धिस्ट? राइट, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध की पवित्र ग्रंथ है? कौन सी जो है, जो ऑप्शंस में दे रखा है वो बौद्ध की पवित्र ग्रंथ है। राइट, तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है। राइट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। ये याद रखना कि त्रिपिटक जो है वो कौन सी लैंग्वेज में था? तो वो पाली लैंग्वेज में था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। बुद्ध का क्या अर्थ है? ठीक है, बुद्धा मीन्स, तो बुद्ध को जो है द एनलाइटेंड वन नाम दिया गया था। राइट, बुद्ध को द एनलाइटेंड वन के नाम से जाना जाता है। एनलाइटेंड वन मतलब कि वो जिसको ये समझ में आ गया है कि वर्ल्ड में जितनी भी सफरिंग्स है, ठीक है, वर्ल्ड में जो लोग सफ़र कर रहे हैं उसके कारण क्या है। जब किसी इंसान को इस चीज़ की नॉलेज हो जाती है, उस पर्सन को एनलाइटेंड वन कहा जाता है। ठीक है, इसलिए बुद्ध को एनलाइटेंड वन कहा जाता है, बिकॉज बुद्ध को ये पता चल गया था कि कौन से तरीके या कौन सी चीज़ों को अपनाकर एक इंसान जो है वो खुद को इस सफरिंग से बाहर निकाल सकता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इन चीज़ों के बारे में बुद्ध को पता चल गया था, इसलिए बुद्ध को क्या कहा जाता है, या बुद्ध का अर्थ क्या है? तो बुद्ध का अर्थ है द एनलाइटेंड वन। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा द एनलाइटेंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। नेम द क्लैन बुद्ध बिलोंग्ड टू? ठीक है, बुद्ध के वंश का नाम बताइए। तो बुद्ध जो है वो शाक्य क्लैन को बिलोंग करते थे। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है शाक्य क्लैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। Which event of Gautam Buddha life is depicted by the wheel and deer in Indian art? ठीक है, भारतीय कला में गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को पहिया और हिरण द्वारा दर्शाया गया है? राइट, सो देखिए, जो गौतम बुद्ध की लाइफ में अलग अलग इवेंट्स हुए हैं, राइट, उन अलग अलग इवेंट्स को अलग अलग सिंबल्स से जो है क्या किया गया है, बताया गया है। जैसे कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था,
राइट, तो उसे लोटस से दर्शाया गया है। सिमिलरली जब गौतम बुद्ध ने अपनी पहली प्रीचिंग दी थी, ठीक है, उन्होंने जब अपनी पहली स्पीच दी थी उसे जो है व्हील से शो किया गया है। ऐसा माना जाता है कि जब गौतम बुद्ध ने अपनी फर्स्ट प्रीचिंग दी थी तो उन्होंने लॉ जो है या जो धर्म का चक्र होता है उसे पूरा चेंज कर दिया था, ठीक है। तो उनकी पहली प्रीचिंग को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिज फर्स्ट प्रीचिंग, राइट। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि अलग अलग इवेंट्स जो है बुद्ध की जो लाइफ में थे उसको अलग अलग सिंबल्स से बताया गया। जैसे कि मैंने उनके बर्थ के बारे में बताया तो लोटस एंड बुल, ठीक है, दोनों ही सिंबल्स जो हैं जो गौतम बुद्ध हैं उनके बर्थ के लिए बताए गए, ठीक है। जब उन्होंने घर छोड़ा था, ठीक है, उसको ग्रेट डिपार्चर कहते हैं। तो उन्होंने घर जो है घोड़े के ऊपर बैठकर छोड़ा था, इसलिए इसको हॉर्स से जो है उनके ग्रेट डिपार्चर को शो किया गया। उन्हें जो एनलाइटनमेंट है वो बोधि ट्री के अंडर मिली थी, ठीक है। तो जो बोधि ट्री है उसे क्या माना गया है, उनके एनलाइटनमेंट के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, तो बोधि ट्री को, राइट। उन्होंने अपना जो पहला सरमोन दिया था उसके लिए व्हील सिंबल जो है उसे यूज किया जाता है, ठीक है, जो कि क्या दिखाता है, धर्म चक्र परिवर्तन को बताता है। और जब उनकी डेथ हुई थी, ठीक है, उसके लिए स्तूपास जो है या स्तूप जिसे हम कहते हैं जहाँ पर उनके रिलिक्स रखे गए हैं वो सिंबल यूज किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लोटस एंड बुल सिंबल रिप्रेजेंट्स विच इवेंट ऑफ बुद्ध लाइफ। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब उनका जन्म हुआ था तब जो है कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, लोटस एंड बुल। कमल और बैल का प्रतीक बुद्ध के जीवन की किस घटना का प्रतिनिधित्व करता है, तो बर्थ, ओके, उनका जन्म जब हुआ था वो। इसके अलावा मैंने आप लोगों को टेब्यूलर फॉर्म में भी वो चीज़ें बता दी है, राइट। तो ये आप लोग एक बार देख लेना। बाकी मैं बता दी हूँ कि कौन से इवेंट के साथ कौन सा सिंबल रिलेटेड है, वो चीज़ मैं अभी आपको स्टार्टिंग में ही बता दी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। गौतम बुद्ध गेव मैक्सिमम नंबर ऑफ सरमन्स एट विच प्लेस, ठीक है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पे दिए। देखो यहाँ पे पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सरमोन्स, ठीक है, सबसे ज़्यादा उपदेश। देखो यहाँ पे ये नहीं पूछा कि उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था। वी आर टॉकिंग अबाउट उनके पहले उपदेश की, तो वो उन्होंने सारनाथ में दिया था। पर यहाँ पे पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ उपदेश, तो वो उन्होंने दिया था श्रावस्ती में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। द स्टैंडिंग स्टैच्यू ऑफ गौतम बुद्ध वॉज बिल्ट इन विच पीरियड, ठीक है। सो गौतम बुद्ध की एक खड़ी मूर्ति है वो किस काल में बनाई गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है कुषाण पीरियड, राइट। कुषाण पीरियड में जो कनिष्क रूलर थे उस टाइम पर जो गांधर्व आर्ट था वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुआ था, और उसी आर्ट के अंदर जो स्टैंडिंग स्टैच्यू है गौतम बुद्ध की क्या की गई थी, बनाई गई थी। क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुषाण पीरियड। और इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो गांधर पीरियड, गांधर आर्ट जो है वो कौन से पीरियड में फ्लरिश हुआ था, तो वो कुषाण पीरियड में फ्लरिश हुआ था, ठीक है। कनिष्क जो थे वॉज ग्रेट रूलर ऑफ कुषाण पीरियड। एंड इसके जो पेट्रॉन थे इस आर्ट और आर्किटेक्चर के वो कौन थे, कनिष्क जो है इस आर्ट और आर्किटेक्चर को क्या थे, बहुत ज़्यादा मानते भी थे और बहुत ज़्यादा उन्होंने फॉलो भी करा था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें टर्म्स और एक्सप्लेनेशन जो है उसको मैच करना है। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं अभिधम पिटक, राइट। तो अभिधम पिटक जो है वो बुद्ध की जो रिलीजियस टीचिंग है उसके बारे में बताता है। तो ए का हो जाएगा डी, ठीक है। अभिधम पिटक क्या बताता है, ये रिलीजियस टीचिंग जो है बुद्ध की उसके बारे में बताता है। इसके बाद आता है सुत्त पिटक, राइट। सुत्त पिटक जो है उसमें मैटर्स ऑफ डॉक्ट्राइन एंड जो अलग अलग एथिक्स है, जो बुद्ध की बातें कही गई है वो सब आपको किस में देखने को मिलेगी, सुत्त पिटक में, ठीक है। महासंघिका की बात करें तो नाम से समझ में आ रहा है एक बड़ा सा संघ होगा, ठीक है। तो जो ग्रेट कम्युनिटी के मेंबर्स है वो किस में आ जाते हैं, महासंघिका में आ जाते हैं। अब बचा विनय पिटक। विनय पिटक बताता है कि जो अलग अलग मोनेस्टिक कोड्स थे, ठीक है, जो मॉन्क ऑर्डर के जो भी रूल्स थे वो सब किस में आ जाते हैं, विनय पिटक में। क्लियर। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। अभिधम पिटक का क्या हो जाएगा, तो अभिधम पिटक का है डी, ठीक है। मनोवैज्ञानिक और तत्व मीमांसा के मामले या बुद्ध की धार्मिक शिक्षा जो है वो अभिधम पिटक में आ जाता है, ठीक है। सेकंड का है ए, दैट इज सुत्त पिटक का है ए। सिद्धांत और नैतिकता के मामले, मतलब बुद्ध ने जो भी बातें कही है, ठीक है, वो सब किस में आ जाते हैं, सुत्त पिटक में आ जाते हैं। थर्ड का है बी, ठीक है, विनय पिटक। विनय पिटक में जो भी भिक्षु हैं उनके आदेश के क्या नियम होने चाहिए, ठीक है, जो मोनेस्टिक कोड्स है वो सब किस में आ जाता है, विनय पिटक।
महासंघिका की बात करें तो महासंघिका मतलब महान समुदाय के सदस्य के लिए था महासंघिका। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 और ये उसका मैच द फॉलोइंग हो गया। ठीक है, इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोग देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम कहें कि जो सुत्त पिटक है, इस सुत्त पिटक को किसने कंपाइल करा था, तो आनंद जो हैं, जो कि बुद्ध के डिसाइपल थे, उन्होंने सुत्त पिटक को क्या करा था, कंपाइल करा था। उसके बाद विनय पिटक की बात करें तो विनय पिटक को किसने कंपाइल करा था, तो उपाली जो है उन्होंने क्या करा था, विनय पिटक को कंपाइल करा था। एंड अभिधम पिटक को मोगलीपुत्र टिस ने जो है कंपाइल करा था। ठीक है, तो ये जो 3 नाम है, ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको भी याद रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित्र। ठीक है, बुद्ध चरित्र के ऑथर कौन थे, तो बुद्ध चरित्र के ऑथर थे अश्वघोष। राइट, ये वाला क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की जो वाइफ थी जिनका नाम था यशोधरा। राइट, यशोधरा जो है किस क्लैन को बिलोंग करती थी। ठीक है, गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा किस वंश की थी, तो गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा जो है वो शाक्य क्लैन की ही थी। ठीक है, सो गौतम बुद्ध भी खुद भी शाक्य क्लैन के थे और उनकी जो वाइफ थी वो भी शाक्य क्लैन को बिलोंग करती थी। राइट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट एज डिड बुद्ध लेफ्ट हिज होम टू लिव अ लाइफ ऑफ एसेटिक। ठीक है, जब उन्होंने अपना घर छोड़ा था तो उस इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं, महाअभिनिष्क्रमण। ठीक है, उन्होंने घर छोड़ा था, उस इवेंट के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, तो हॉर्स। ठीक है, जिसे हम ग्रेट डिपार्चर भी कहते हैं। अब उन्होंने घर जो है कौन सी एज में छोड़ा था, तो उन्होंने 29 ईयर्स की एज में अपना घर छोड़ा था। ये वाला पॉइंट भी आप लोग याद रखना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, गौतम बुद्ध's मदर बिलोंग टू विच क्लैन। ठीक है, गौतम बुद्ध की माता किस कुल को बिलोंग करती थी या किस वंश को बिलोंग करती थी, तो गौतम बुद्ध की माता जो है वो कोलियान क्लैन को बिलोंग करती थी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कोलियान क्लैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, गौतम बुद्ध हैज foretold the reasons for the destruction of पाटलिपुत्र। राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इंक्लूडेड अमंग द रीजन्स दैट ही मैंशन। तो गौतम बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों को पहले से ही बता दिया था। ठीक है, उन्होंने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी। निम्नलिखित में से कौन से उनके द्वारा बताए गए कारणों में शामिल नहीं था। राइट, सो जब गौतम बुद्ध ने पहले से जब भविष्यवाणी करी थी तो उन्होंने कहा था कि फायर से जो है पाटलिपुत्र का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। उन्होंने फ्लड का भी एक रीज़न बताया था कि फ्लड से भी पाटलिपुत्र का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। एंड इंटरनल स्ट्राइफ भी उन्होंने कहा था, बट उन्होंने कभी भी अर्थक्वेक के बारे में नहीं कहा था। ठीक है, तो आप ये याद रखना कि गौतम बुद्ध ने कौन कौन सी बातें कही थी, तो उन्होंने फायर, फ्लड एंड इंटरनल स्ट्राइफ जो है ये बताए थे कि इनसे जो है पाटलिपुत्र का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, बट उन्होंने अर्थक्वेक के बारे में कभी नहीं बताया था। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थक्वेक, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई वॉज बुद्धिज्म ओरिजिनेटेड। ठीक है, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति क्यों हुई थी। पहली चीज, कॉम्प्लेक्स वैदिक रिचुअल्स। ठीक है, वैदिक रिचुअल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे, हर लोगों को, हर पर्सन को वैदिक रिचुअल्स समझ में नहीं आते थे। राइट, तो ये एक रीज़न था। दूसरा, कास्ट सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो गया था। एज आई सेड इन लास्ट लेक्चर, मैंने कहा था कि अर्ली वैदिक पीरियड में कास्ट सिस्टम इतना रिजिड नहीं था, बट लेटर वैदिक पीरियड आते आते कास्ट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो गया। ठीक है, और ब्राह्मण्स जो थे उनकी सुप्रीमेसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो ये भी चीज़ है, तो सेकेंड पॉइंट भी करेक्ट हो गया, तो रिजिड कास्ट सिस्टम। ठीक है, देन सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण। ठीक है, और मैन और वुमेन में बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी थी। तो ये सब कुछ कारण थे जिस कारण से बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, राइट, दोनों का क्या हुआ था, ओरिजिन हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर सारे हैं, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, where did Gautam Buddha delivered his first sermon known as धर्म चक्र परिवर्तन, that is turning of the wheel of the law। राइट, ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। अगर हम बात करें कि उन्होंने अपना पहला उपदेश, राइट, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से कहा जाता है, तो उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, अगर हम उसकी बात करें तो उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। बट अगर ये पूछा जाए कि उन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो वो दिए थे श्रावस्ती में। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19, द थर्ड व्हीकल इन बुद्धिज्म वॉज नोन एज। ठीक है, बौद्ध धर्म में तीसरे वाहन के रूप में जाना जाता था। ठीक है, मतलब देखो बुद्धिज्म जो है वो 3 तरीके के थे। राइट, एक था हीनयान, दूसरा था महायान
उसकी तीसरी टाइप जो थी, जो उसका तीसरा व्हीकल था, वो था वज्रयान। ठीक है, तो ये जो है वज्रयान को तीसरा व्हीकल कहा जाता है बुद्धिज्म का, बिकॉज ये बुद्धिज्म जब 3-5 में बटा था, उसमें से सबसे अंतिम जो फॉर्म आया था वो था वज्रयान, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वज्रयान। ओके, इसके बारे में आप लोग ये याद रखना कि 3 ब्रांचेस थे बुद्धिज्म के, मैं बता दूं। एक जो है वो है थेरावाड़ा, जिसे हम हीनयान को भी कहा जाता है, दूसरा है महायान, और तीसरा जो है वो है वज्रयान। ठीक है, तो ये इसी ऑर्डर में जो है ये जो तीनों ब्रांचेस थी वो फॉर्म में आई थी, या इनका ओरिजिन हुआ था। ठीक है, अगर हम वज्रयान की बात करें तो ये बताता है कि कौन से पाथ के थ्रू हम लोग एनलाइटनमेंट जो है या ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, बट वो जो पाथ है, ठीक है, वो जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, उसमें कॉम्प्लेक्स रिचुअल सिस्टम्स हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, बस आप इतना याद रखना इंपॉर्टेंट है कि थर्ड व्हीकल कौन सा था बुद्धिज्म का, तो वो था वज्रयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। तो गांधर स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, ठीक है, तो गांधर स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो महायान सेक्ट के टाइम जो है एग्जिस्टेंस में आया था। ठीक है, तो गांधर कला विद्यालय अस्तित्व में आया था महायान सेक्ट के टाइम पर। ठीक है, अभी हमने गांधर स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में पढ़ा, दैट इसी आर्ट के अंडर जो सबसे ज़्यादा कब फ्लरिश करी थी, कुषाण पीरियड के टाइम, और उसमें भी पर्टिकुलरली कनिष्क जब रूलर थे उसके, तब जो है गांधर स्कूल ऑफ आर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करा था, और उसी के अंडर इन्होंने एक मोनोलिथिक बुद्ध स्टैच्यू जो है बनाया गया है, जो कि कहाँ पर है, बामियान में है। क्लियर, तो इसमें पूछा गया है कि ये एग्जिस्टेंस में कब आया, तो ये महायान सेक्ट के टाइम जो है एग्जिस्टेंस में आया था, राइट। तो इसमें बता रखा है कि जो गांधर आर्ट है उसमें बुद्ध की 4 मुद्राएं बताई गई है। ठीक है, उनके 4 जेस्चर्स जो है गांधर स्कूल ऑफ आर्ट में बताए जाते हैं, जैसे कि अभय मुद्रा, जिसमें उनको किसी भी चीज़ का डर नहीं है, डोंट फियर। ठीक है, ध्यान मुद्रा जो कि मेडिटेशन के फॉर्म को बता रहा है, धर्म चक्र मुद्रा जो कि एक प्रीचिंग मुद्रा है, उसके बाद भूमि स्पर्श मुद्रा जिसमें वो अर्थ को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बुद्ध के अलग अलग जेस्चर्स को जो है जो गांधर स्कूल ऑफ आर्ट है उसमें बताया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। Which one of the following is not included in 8-fold path in Buddhism? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में शामिल नहीं है? तो पहली चीज़, ये जो 8-fold पाथ है बुद्धिज्म, मतलब गौतम बुद्ध ने ये कहा था कि जो 8-fold पाथ है इसमें जितनी भी 8 बातें कही गई हैं, अगर आप उन 8 बातों को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आपको ईजिली जो है मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए गौतम बुद्ध जो है इन 8-fold पाथ के साथ आए थे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस देख लें, राइट स्पीच, ठीक है, ये 8-fold पाथ का पार्ट है, राइट डिटर्मिनेशन, ये भी 8-fold पाथ में आता है, राइट डिज़ायर, ओके, गौतम बुद्ध कभी भी डिज़ायर के बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, बिकॉज उनका मानना है कि डिज़ायर्स को हमेशा अलग हटा के चलो तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो राइट डिज़ायर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8-fold पाथ में राइट डिज़ायर नहीं बताया गया। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर है राइट डिज़ायर। ओके, ये जो है 8-fold पाथ है। ठीक है, इसमें आप लोग ये ट्रिक याद रखना, इसमें ट्रिक ये है SDO मेले में। ठीक है, स्टूपिड सी ट्रिक है बट आपको इससे याद रहेगा, जैसे कि S इज फॉर स्पीच, D इज फॉर डिटर्मिनेशन, O इज फॉर ऑब्जर्वेशन, M फॉर मेडिटेशन या फिर माइंडफुलनेस, दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। E इज फॉर एक्सरसाइज, L इज फॉर लाइवलीहुड, A इज फॉर एक्शन, एंड जो मे है उसमें से जो ME है दैट इज राइट मेमोरी। ठीक है, तो इस तरीके से आप 8-fold पाथ याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहा है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, और इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताना है। तो पहला जो है उसमें कहा गया है दिग्ग निकाय के बारे में। तो दिग्ग निकाय इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ गौतम बुद्ध हिमसेल्फ, तो जो भी गौतम बुद्ध के डायलॉग्स है उसका कलेक्शन है। तो जी हाँ, गौतम बुद्ध के डायलॉग्स के कलेक्शन को दिग्ग निकाय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह स्वयं गौतम बुद्ध के संवादों का संग्रह है। तो फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज दीपवमसा। ठीक है, दीपवमसा जो है इट इज़ द ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ श्रीलंका। ठीक है, तो दीपवमसा और महावमसा, ठीक है, दोनों याद रखना आप लोग, ये दोनों ही क्या है, सिलोनिस टेक्स्ट हैं।
ठीक है। तो दीपवमसा ये एक ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है श्रीलंका का, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, ये श्रीलंका का सबसे पुराना ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। थर्ड इज जातक स्टोरीज। तो जातक स्टोरीज जो है इट डील्स विद प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्ध, तो यस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। जातक कथाएं जो है ये बुद्ध के पिछले जन्मों से संबंधित है या उनके पिछले जन्म के बारे में बताती है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। विच अमंग द फॉलोइंग बुद्धिस्ट लिटरेचर tell about the dialect between Milinda and Meander, right? मिलिंदा जिन्हें मियांडर के नाम से भी जाना जाता है वो और नागसेन के बीच में एक डायलेक्ट हुआ है, वो कौन सी बुक में बेसिकली बताया गया, राइट? सॉरी, विच अमंग द फॉलोइंग बुद्धिस्ट लिटरेचर, कौन सी बुद्धिस्ट लिटरेचर है जो कि मिलिंदा और नागसेन के बीच में जो डायलेक्ट हुआ है उसके बारे में बताता है, तो वो बुक का नाम है मिलिंद पन्हो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध साहित्य है जो कि मियांडर और नागसेन के बीच की बोली के बारे में बताता है, तो इसका करेक्ट आंसर है मिलिंद पन्हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। विशुद्धिमग्गा बुद्धिस्ट लिटरेचर इज रिटन बाय। ठीक है, एक विशुद्धिमग्गा बुद्धिस्ट लिटरेचर है या बौद्ध साहित्य है, ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है बुद्धघोष ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्धघोष। Next question, that is question number 25. The first Buddhist council was held in which of the following cities? ठीक है, जो फर्स्ट बौद्ध परिषद जो है वो कौन से शहर में आयोजित हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है राजगृह। ठीक है, राजगृह में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल क्या हुई थी, आयोजित हुई थी। अभी मैं आप लोगों को चारों बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बता दूंगी, मतलब कि कौन सी प्लेस में हुई थी, पैट्रॉन कौन थे और उसके प्रेसिडेंट कौन थे, राइट? तो वो सारी चीज़ें भी अभी हम देख लेंगे, बट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है राजगृह। ओके, यहाँ पे मैंने चारों बुद्धिस्ट काउंसिल लिखी है। ठीक है, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के पैट्रॉन थे अजातशत्रु। कहाँ पर हुई थी, तो राजगृह में हुई थी। चेयरमैन कौन थे, तो महाकश्यप थे, और किस ईयर में हुई थी, तो 483 BC। ठीक है, सेकेंड काल अशोक वॉज पैट्रॉन। वेन्यू वैशाली। कहाँ पर हुई थी, तो वैशाली में हुई थी। चेयरमैन कौन थे, तो सब्बकामी थे, और कौन से ईयर में, तो 383 BC, राइट। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है उसके पैट्रॉन थे अशोक, पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्र टिस जो है इसके क्या थे, चेयरमैन थे, एंड 253 BC में हुई थी, राइट। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो कनिष्क, राइट, कश्मीर में हुई थी। वासुमित्र इसके चेयरमैन थे, एंड 72 AD में हुई थी, राइट। तो ये हमारी चारों बुद्धिस्ट काउंसिल है। ठीक है, पैट्रॉन कौन थे, वेन्यू क्या है, चेयरमैन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक ही टेबल में मिल गई है। Next question, that is question number 26. Which of the following serve as first evidence that Gautam Buddha was born in Lumbini? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पहला प्रमाण है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, राइट? तो ये प्रमाण जो है ये अशोक के पिलर से मिलता है। ठीक है, अशोक का पिलर जो कि लुम्बिनी नेपाल में ही है, ये प्रूफ देता है कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिलर ऑफ अशोक। ठीक है, इसके अलावा आप एक निग्रोधरना के बारे में भी याद रखना, एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, ठीक है, जो कि कपिलवस्तु में है। और यहाँ पर जो है जब भी गौतम बुद्ध जो है कपिलवस्तु जाते थे तो वो निग्रोधरना को विजिट ज़रूर करते थे या वहीं पे रुकते थे। ठीक है, ये वाला भी एक फैक्ट है जो आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिशियन वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्ध? ठीक है, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर है जीवक। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ बुद्धिस्ट मेडिसिन भी कहा जाता है और ये जो है गौतम बुद्ध के पर्सनल फिजिशियन थे, राइट। तो निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सक गौतम बुद्ध का समकालीन था? तो इसका आंसर है जीवक, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर है जीवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। गोर खत्री कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है जो कि पाकिस्तान में। ठीक है, यहाँ पर गौतम बुद्ध के बेगिंग बाउल को जो है डिस्प्ले में रखा गया है। ठीक है, सो गौर खत्री परिसर जो गौतम बुद्ध के भिक्षा पात्र के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है, ये किस देश में स्थित है? तो मैंने करेक्ट आंसर बता दिया है, ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। Who among the following was the king of Magadh at the time of महापरिनिर्वाण of गौतम बुद्ध? ठीक है, तो अभी तक हम देख लिए कि महापरिनिर्वाण जो है वो डेथ के इवेंट के बारे में बताता है। सिंबल जो है वो है स्तूप, राइट। बट क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी उस समय मगध के किंग कौन थे? तो उस समय मगध के जो राजा थे वो थे अजातशत्रु,
ठीक है, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय मगध का राजा था? तो अजातशत्रु थे। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30, त्रिपिटक वॉज रिटन इन विच लैंग्वेज? ठीक है, तो त्रिपिटक जो है पाली लैंग्वेज में है, स्टार्टिंग में ही लेक्चर के बताई थी। देखिए, अगर आप कभी सोचे तो आप देखना कि बुद्धिज़्म जो है एंशिएंट टाइम में सबसे ज़्यादा स्प्रेड किया गया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्प्रेडेड था, इंडिया के बाहर भी, चाइना तक, नेपाल तक बहुत ज़्यादा स्प्रेडेड था बुद्धिज़्म। उसका रीज़न क्या था? देखिए, बुद्धिज़्म के जो भी लिटरेचर्स थे, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थी, वो सब लोकल लैंग्वेजेस में थी, और उस टाइम पे जो लोकल लैंग्वेज थी वो थी पाली। ठीक है, इसलिए रीज़न है कि बुद्धिज़्म जो है वो जैनिज़्म से ज़्यादा स्प्रेड हुआ था उस टाइम पर। ठीक है, बट धीरे धीरे जो है बुद्धिज़्म ख़त्म भी होने लगा, उसके भी अपने रीजंस है जो कि आप लोगों की मेन क्लासेस में समझोगे। क्लियर? तो बट इसका करेक्ट आंसर है पाली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन ऑफ द डे। इसमें आप लोगों को ये बताना है कि जो हिनयान बुद्धिज़्म है उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स नीचे दे रखे हैं, इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है हिनयान बुद्धिज़्म के बारे में? ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि हिनयान बुद्धिज्म लिटरली मीन्स ग्रेटर व्हीकल। ठीक है, हिनयान बुद्धिज्म का शाब्दिक अर्थ है बड़ा वाहन। सेकेंड स्टेटमेंट है दे डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप। हिनयान बुद्धिज्म जो है वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। बुद्ध एक बुद्धिजीवी थे, भगवान नहीं, कि बुद्ध वॉज एन इंटेलेक्चुअल नॉट अ गॉड। और इन लोगों की लैंग्वेज जो थी वो थी पाली लैंग्वेज, भाषा जो ये लोग यूज़ करते थे वो थी पाली भाषा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आप लोगों को देखना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड आई होप लेक्चर में आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो जैनिज्म के बारे में होगा, उससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हम उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।